हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। 6 क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र। आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट भी जरूर करें। और बेटा ये सीटेट के लिए और झारखंड टेट के लिए पहले ही बता चुकी हूँ, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अभी हम थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं, इससे पहले मैं 2 आपके क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन पेपर उसके वीडियो में डाल चुकी हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। ठीक है। और थ्योरी जरूर करेंगे, हम थ्योरी सारा ही करेंगे। आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि हमें सारा ही थ्योरी करते हुए चलना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके 6 to 8 की हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तीनों पूरा करना है। अभी हमारे पास टाइम बहुत है तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो हमें पूरे अच्छे से तैयारी करके 6 to 8 की हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी हम तीनों ही करेंगे। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी चल रही है, 6th क्लास की ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एटलस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आप क्वेश्चन को अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछा जाता है, उसको बदल के पूछा जाता है, घुमा के। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप हर तरीके के क्वेश्चन, मान लीजिए मानचित्र से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मानचित्र। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें क्या कमी है ग्लोब में कि ग्लोब मतलब कि किसी देश के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करने के लिए ग्लोब सफिशिएंट नहीं है। ग्लोब से हम किसी एक देश के बारे में या किसी एक के बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। वही है, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसे याद रखना है बेटा। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह पर यानी कि जो फ्लैट सतह होती है उस पे खींचा गया चित्र है किसी एक भाग का, पृथ्वी के किसी एक भाग का। हमारे शहर का हो सकता है, हमारे राज्य का हो सकता है, हमारे देश का हो सकता है, हमारे महादेश का हो सकता है। किसी भी एक भाग का चित्र होता है जिसे हम मानचित्र कहते हैं, और इससे हम अपने देश, महादेश या फिर शहर का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है, ये भी पता है कि नहीं है। अब देखो ये तो मानचित्र है कि क्या है, मानचित्र किसी एक भाग का चपटे सतह पे खींचा गया चित्र है मानचित्र, विश्व के किसी एक भाग का। वही एटलस क्या है, जब बहुत सारे मानचित्रों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस में क्या होता है कि एक बुक होती है, एक बहुत बड़ा मानचित्र उसको बोल सकते हो वो होता है, उसमें पूरे विश्व का मानचित्र होता है। अलग अलग राज्यों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, महादेशों के बारे में पूरे विश्व का मानचित्र होता है, उसे हम एटलस कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको मानचित्र क्या है, एटलस क्या है, मानचित्र के क्या फायदे हैं, ग्लोब के क्या फायदे थे, वो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि हम मानचित्र कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा मानचित्र कई तरीके के होते हैं। भौतिक मानचित्र, ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। ये देखो ये है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। अब इसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या फायदे, इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बेटा ऐसा कोई भी पॉइंट या पैराग्राफ नहीं है जिसके क्वेश्चन नहीं आते हों। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है कि उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। ठीक है। देखिए भौतिक मानचित्र क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। याद रखिएगा भौतिक मानचित्र क्या है कि जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, जो प्रकृति द्वारा बना हुआ है, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, महासागर, इन सभी को भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। जंगलों के बारे में, इन सभी को क्या है, भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या है, जिसमें शहर, नगर, राज्य, गांव, इन सभी को दर्शाया जाता है, इसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र।
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा याद रखिए, भौतिक मानचित्र क्या है? जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक स्थितियों को दर्शाया जाता है, ठीक है? और राजनीतिक मानचित्र मानचित्र क्या है? जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन थीमेटिक मानचित्र क्या है? जिसमें कुछ विशेष जानकारियां प्रदान की जाती है, जैसे सड़क मानचित्र, सड़क का वितरण, वर्षा मानचित्र, वर्षा का वितरण, उद्योगों के बारे में, उद्योगों के वितरण के बारे में, या फिर वनों के बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। तो ये सब घुमा के भी पूछ दिया जा सकता है कि किसी वन के बारे में, ठीक है? ऐसे पूछ दिया जा सकता है कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे वर्षा वन हैं। ये कौन से मानचित्र में दर्शाया जा सकता है? आंसर उसमें आपका दे दिया जाएगा भौतिक मानचित्र, ऑप्शन में राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, या फिर कुछ और भी ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। तो इस तरह से बेटा घुमा के पूछा जा सकता है, तो वो किस में दर्शाया जाएगा? थीमेटिक मानचित्र में, ठीक है? तो आपको बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार रहना है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब है मानचित्र के 3 घटक। मानचित्र के 3 घटक यानी कि क्या-क्या ज़रूरी है एक मानचित्र बनाने के लिए? क्या-क्या है? दूरी, दिशा और प्रतीक। ऐसा नहीं है कि हम मानचित्र बना रहे हैं तो कुछ भी बना देंगे, किसी दिशा में कुछ, किसी दिशा में कुछ। आप याद करो, आप 6th क्लास की जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में उसमें ये है कि जो सबसे पहला भारत का मानचित्र बनाया गया था, उसमें दक्षिण को उत्तर में दिखाया गया था, उत्तर को दक्षिण में दिखाया गया था। आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए वो चीज़। तो उस मानचित्र को गलत बताया गया है क्योंकि उसमें दिशा सही नहीं थी। तो हर चीज़ का हमें दूरी, दिशा और प्रतीक बिल्कुल सही होना चाहिए मानचित्र में। मानचित्र बनाते समय इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि मानचित्र के 3 घटक क्या हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह में कितनी दूरी है। अब मान लो कि अगर 50 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर जाने में है, तो हम उतना बड़ा मानचित्र में नहीं दिखा सकते हैं, तो उसका एक पैमाना होता है जो अब मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है? अब दूरी, दूरी को हम कैसे देखते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी का तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। अभी मैं आपको बता रही थी कि दूरी दिखाने के लिए क्या कहते हैं? एक पैमाना होता है, जो क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, पैमाना क्या है? तो पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। ठीक है, मानचित्र में पैमाना क्या होता है? जो स्थल पर वास्तविक दूरी है और मानचित्र में जो दूरी दिखाई जाती है, उनके बीच का अनुपात है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कि आपके घर के घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया गया है। तो इसी को हम पैमाना कहते हैं, ठीक है? कि 10 किलोमीटर को मानचित्र में क्या दिखाया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना चाहिए कि वो हर जगह मानचित्र में यही दिखाया जाएगा। अगर 20 किलोमीटर है तो मानचित्र में 4 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। अगर कहीं से मान लो कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर है तो मानचित्र में 4 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है तो मानचित्र में 2 सेंटीमीटर दिखाया गया। तो उसी पैमाने का इस्तेमाल पूरे मानचित्र में किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं कम, कहीं ज़्यादा दिखाया जाएगा। ठीक है? तो इसी को क्या हम बोलते हैं? पैमाना। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है पैमाना। ठीक है? इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है? जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों तथा देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाया है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं, ठीक है? मान लो कि 500 किलोमीटर कहीं की दूरी है और उसे मानचित्र में 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलेंगे। तो बेटा ये हमेशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर किसी बड़े जगह को हमें दिखाना है, पूरे देश को या महादेश को दिखाना है हमें, तो उसमें हम छोटे पैमाने का मानचित्र उपयोग करेंगे। छोटे पैमाने का मानचित्र होता है, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा मानचित्र हम नहीं बना सकते कि बड़े पैमाने का मानचित्र उसमें उपयोग करें, ठीक है? हम छोटे छोटे पैमाने का मानचित्र उपयोग करते हैं। वहीं अगर हमें छोटे जगह को, अपने गाँव को दिखाना है, अपने शहर को दिखाना है, तो हम बड़े पैमाने का मानचित्र उपयोग करेंगे। हो सकता है 100 किलोमीटर की जगह पे हम 10 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो बड़े पैमाने का मानचित्र। यहाँ पे 500 किलोमीटर में 5 सेंटीमीटर का दिखाया गया है पैमाना, तो ये छोटे पैमाने का मानचित्र है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर बड़े पैमाने मतलब कि किसी बड़े पैमाने का मानचित्र
क्या होता है या फिर बड़े पैमाने का मानचित्र किसके लिए दिखाया जाता है? तो वो क्या है, छोटे जगह को मानचित्र पर दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का मानचित्र। सिर्फ़ अगर किसी गाँव, किसी शहर का मानचित्र बनाया गया हो, तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का मानचित्र इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े जगह, किसी शहर शहर नहीं, किसी देश या किसी महानगर को दर्शाया गया हो, तो हम छोटे पैमाने का मानचित्र उपयोग करते हैं, ठीक है? ताकि सारी चीज़ें उसमें क्लियर बताया जा सके। देखो ये चीज़ दिया गया है, इसे बड़े पैमाने का 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, इसे मानचित्र को बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं, ठीक है? बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी छोटे जगह के लिए दिखा रहे हैं, तो वो अधिक जानकारी तो देगा ही, ओके? ये देखिए ये क्या है? एक गाँव का मानचित्र। एक गाँव का मानचित्र है, इसमें एक-एक चीज़ क्लियर आपको दिख रहा है। यहाँ पे खेल का मैदान है, यहाँ पेड़ है, यहाँ सामुदायिक केंद्र है, यहाँ विद्यालय है, विकास घर, दुकानें, शीला का घर, करीम का घर और ये फल उद्यान। ये एक गाँव का मानचित्र है बेटा, एक-एक चीज़ क्लियर है। ये क्या है? हमारे बड़े पैमाने का मानचित्र है, ठीक है? और वही अगर किसी देश के मानचित्र को हम इतने बड़े में ही दर्शाएँगे, तो वो बहुत ही छोटे-छोटे में दिखाया जाता है, तो वो उसमें छोटे पैमाने का मानचित्र उपयोग किया जाता है। आप हमेशा ही याद रखिएगा ये चीज़। अब है दिशा। अभी तो हम क्या देख रहे थे? दूरी, ठीक है? दूरी इम्पोर्टेंट है। अब है दिशा। दिशा की भी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है रखना। ये देखिए ये प्रधान दिग् बिंदु है। प्रधान दिग् बिंदु किसे कहते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये जो 4 दिशाएँ हैं, इसे हम प्रधान दिग् बिंदु कहते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को। ये बार-बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रधान दिग् बिंदु क्या है? तो इसमें आ जाएगा दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व। तो ये नहीं है, प्रधान दिग् बिंदु क्या है? 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है, ये प्रधान दिग्बिंदु हैं, ठीक है? प्रधान दिग्बिंदु हमारा पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण होता है। किसी भी मानचित्र के ऊपर में इस तरह का बना हुआ आप देखते होंगे, जिसमें पूरब लिखा हुआ है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह से दिखाया जाता है। ये उत्तर-पूर्व हो गया, ये दक्षिण-पूर्व हो गया, दक्षिण-पश्चिम हो गया, दक्षिण उत्तर-पश्चिम हो गया। अब देखिए बीच की 4 दिशाएँ उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है? ये बीच की 4 दिशाएँ होती हैं, प्रधान दिक् बिंदु हमारे 4 ही होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण याद रखिएगा। बीच की 4 दिशाएँ और होती है जो ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, उसे दक्षिण-पूरब कहेंगे, जो पूरब और पूरब के बीच में है, उत्तर-पूरब कहेंगे। जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, उत्तर-पश्चिम कहेंगे। जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, दक्षिण-पश्चिम कहेंगे। तो इस तरह हम किसी भी स्थान की दिशा का पता आराम से लगा सकते हैं। तो ये मानचित्र के ऊपर होता है, मानचित्र में ये आप कोई भी मानचित्र आप देख लेना उसमें दिशा ज़रूर लिखी हुई होती है कि कहाँ पे कौन-सी दिशा है। दिक्सूचक भी है, देख लीजिए किसी भी जगह के लिए दिशा का पता करने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग होता है। अब है दिशाओं का पता लगाइए, विकास की दुकान ये वो, इसमें तो ये दिया गया है कि इसमें आप दिशाओं का पता लगाइए, ठीक है? तो वो तो आप लगा सकते हैं आराम से। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? मानचित्र में किसका उपयोग होता है? दिक्सूचक का, ठीक है? दिक्सूचक का उपयोग होता है किसी भी दिशा का पता लगाने के लिए। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है, ठीक है? जो चुंबकीय सुई है इसकी जो ये दिखाया गया है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है चुंबकीय सुई। ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो दिक्सूचक की चुंबकीय सुई है, उसकी जो दिशा होती है, वो हमेशा किस दिशा में होती है? तो उत्तर-दक्षिण। उत्तर में है और दक्षिण, उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम हम हमेशा ही हर चीज़ में हम पूरब-पश्चिम बोलते हैं, लेकिन पूरब-पश्चिम में नहीं होती। इसकी जो जो दिक्सूचक की चुंबकीय सुई है, इसकी दिशा हमेशा ही उत्तर और दक्षिण की ओर होती है। ठीक है? ये 2 इम्पोर्टेंट इसमें है दिक्सूचक से। पहले तो किसी भी स्थान की दिशा का पता कैसे लगाते हैं? दिक्सूचक से। और दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है? उत्तर और दक्षिण। अब है प्रतीक। प्रतीक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतीक मानचित्र में आपको बहुत सारे मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग किया गया है। अभी जो ऊपर हम एक गाँव का मानचित्र देख रहे थे, उसमें है प्रतीक का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे मानचित्रों में प्रतीक का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रतीक तीसरा घटक है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, पटरियाँ, कुएँ को दिखाना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये आपको याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा कि प्रतीक का
एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा किस तरह से प्रतीक का उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें कि प्रतीक का, जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, ये है छोटी मीटर लाइन, ये है रेलवे स्टेशन, ये है, ये तो लिखा हुआ भी है रेलवे स्टेशन, तो आप इससे सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, टूटी-फूटी होती है कच्ची सड़कें, इससे कच्ची सड़कें हो गया। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देख लीजिए कि ये बीच-बीच में डॉट है वो बड़ा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। राज्य सीमा, जिला, ठीक है? नदी, ये नदी हो गया, ये कुआँ हो गया गोल सा, अँधेरा होता है, पानी दिखता ही नहीं है, ठीक है? तालाब, नहर, पुल, मंदिर, मस्जिद, ये तो आराम से आप देख बता सकते हैं, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, ये पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पीएस, ये सभी, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़ और घास का मैदान। बेटा ये सभी प्रतीक में से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने खुद देखा है क्वेश्चन पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कोई भी दे देगा आपको। मान लीजिए ये दे देगा कि रेलवे लाइन के लिए रेलवे स्टेशन, छोड़िए आप, बस्ती, ये है ना बस्ती, बस्ती का प्रतीक इनमें से कौन-सा है? अगर हम मानचित्र बना रहे हैं, उसमें हमें बस्ती दिखाना है, तो हम कौन से प्रतीक का उपयोग करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन दिया जा सकता है और उसमें से ये दे देगा, इधर दे सकता है और भी कुछ वो अपने आप ही बना के जो पेपर सेट करते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, तो बना के वो दे सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, देखिए, ये है बस्ती का प्रतीक, ठीक है? तो ये कोई भी क्वेश्चन इसको एक बार आप ज़रूर ध्यान से देख लें, समझ लें, किस तरीके से होता है, थोड़ा-सा दिमाग लगा के देख लो, बड़ी लाइन, मोटी-मोटी है, मीटर लाइन, ये लाइनिंग बनी हुई है, रेलवे स्टेशन तो लिखा हुआ है, पक्की सड़क बिल्कुल सीधी है, टूटी-फूटी नहीं है, कच्ची सड़क टूटी-फूटी होती है, तो वो टूटी-फूटी है। इस तरह से थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए एक है रूढ़ प्रतीक। अब क्या है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, ठीक है? रूढ़ प्रतीक क्या है कि जो मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा है, जिसे हर कोई, ये भी रूढ़ प्रतीक ही है। इसे हम रूढ़ चिन्ह बोलते हैं, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक। इसको क्या कहते हैं? ये विश्वव्यापी भाषा है, ये पूरे विश्व में उपयोग होता है और अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त है इस प्रतीकों को। ठीक है? इस प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त है, मतलब क्या है कि पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है और सभी इससे सहमत हैं कि इस चीज़ के लिए, मतलब मान लो बड़ी लाइन के लिए हम इसी प्रतीक का उपयोग करेंगे। तो इसे हम रूढ़ प्रतीक या रूढ़ चिन्ह बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे देख लो, सुंदरपुर गाँव और इसके आसपास का क्षेत्र, इसमें दिखाया गया है नदी, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये देख के भी थोड़ा-सा आप इसमें करना, ये देखो ये रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बस्ती, बस्ती कहाँ है बता सकता है कोई बच्चा? अभी बताना आप मुझे उसमें अ, कमेंट में मुझे बताना बस्तियाँ कहाँ हैं इसमें, ठीक है? आप यहाँ से देखो, यहाँ आ जाओ, मुझे बस्ती बता दो कहाँ है, तालाब कहाँ है, नदी कहाँ है, कुआँ कहाँ है, इसमें से देख के आप मुझे बता सकते हैं। कब्रिस्तान कहाँ है, ये सभी चीज़ें आप इसमें से मुझे बता सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़ प्रतीक। अब आइए हम देखते हैं रेखा चित्र, ठीक है? रेखा चित्र क्या होता है? अभी तक तो हम मानचित्र के बारे में पढ़ रहे थे। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। ओके? अब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? हम भी बहुत बार रेखा चित्र बनाते रहते हैं किसी भी चीज़ का। देखो रेखा चित्र आरेखन है जो बड़े पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप किसी के घर जाना चाहते हैं या फिर आप, कोई आपका दोस्त है, उसको अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि आपको कैसे आना है। अभी तो सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन पर आप एक रेखा चित्र बना के बता दो कि यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन पे आप उतर जाना, स्टेशन से चलना, पहली गली आएगी, पहली गली में मुड़ जाना, फिर वहाँ से एक गली आएगी, उसपे मत मुड़ना, दूसरी गली में मुड़ जाना, फिर इधर मुड़ जाना और यहाँ पे हमारा घर है। तो इसे हम कहते हैं रेखा चित्र, ठीक है? कि वैसे ही रेखाएँ खींच के, इसमें कोई भी दिशा, दूरी और प्रतीक का कोई मतलब नहीं होता इसमें। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिशा तो आवश्यक है, लेकिन दूरी और पैमाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ठीक है? इसमें बस दिशा की आवश्यकता होती है, ना ही दूरी की आवश्यकता होती है।
नहीं मतलब दूरी की आवश्यकता इसमें नहीं होती कि कितनी दूरी पर हम जाएँगे, दिशा बताना ज़रूरी है, वरना अगर पूरब की ओर ना बता के हम पश्चिम बताएँगे तो हमारा दोस्त पश्चिम में पहुँच जाएगा, ठीक है? फिर वो घर ढूँढता रह जाएगा और फिर आपसे वो बात भी नहीं करेगा। इसलिए दूरी बहुत आवश्यक है रेखा चित्र में, लेकिन सॉरी, दिशा बहुत ही आवश्यक है। दूरी की आवश्यकता नहीं होती है, पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है रेखा चित्र में। तो इस तरह इसे हम क्या बोलते हैं रेखा चित्र की कहीं भी किसी के घर जाने के लिए हम ऐसे-ऐसे बना देते हैं डॉट लाइन खींच-खींच के कि यहाँ से पूरब में जाना, पूरब से पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम, ऐसे घुमा-घुमा के उनको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। उसे हम बोलते हैं रेखा चित्र। ठीक है? अब है खाका। खाका कैसे तैयार किया जाता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं, ठीक है? खाका किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। यानी कि एक कमरे के बारे में कि कमरे में कहाँ पे क्या है या फिर हमें घर बनवाना हो, तो हमें घर के बारे में बताना हो कि इस कमरे में यहाँ पे रैक होना चाहिए, यहाँ पे हम बेड लगाएँगे तो उसकी व्यवस्था कर दो, यहाँ पे हम मंदिर बनवाएँगे उसकी व्यवस्था कर दो। तो उस तरीके से जो हम उसके रेखा चित्र बताते हैं, किसी को भी कि ऐसे करना है, उसे हम बोलते हैं खाका, ठीक है? खाका तैयार करना। चैप्टर हमारा हो चुका है। चैप्टर मानचित्र हमारा पूरा हो चुका है चैप्टर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तीसरा है, दिक् सूचक का उपयोग कहाँ किया जाता है? चौथा है, पैमाना आवश्यक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। हमारे सीटेट हो, झारखंड टेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से भी सीधा उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से फटाफट सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है? चैप्टर में कहीं कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है तो यहाँ से भी आप जरूर देख लें। ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें, हर चीज अच्छे से समझने की कोशिश करें आप, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। जल्दी से हम अब जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं एक एमसीक्यू कराऊंगा। अब मैं पूरा एमसीक्यू कराऊंगी, जो हमारे मतलब कि एसएसटी और पेडालॉजी दोनों ही कराऊंगी। अब जो एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू जो मैं आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में वो पीवाईक्यू आपको कराऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। तो जिन्होंने अभी तक, फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।